हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी लूसेंट की क्लास। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। मतलब क्या था कि शकों के बाद क्या यूनानी हमने पढ़ लिया। यूनानियों के बाद कौन आए? शक भारत आए और शकों की 5 शाखाएँ थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों के अंदर थी। मतलब क्या है कि यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएँ थी। उन 5 शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों के अंदर थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब क्या है कि जो उनकी पहली शाखा थी उसने अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी शाखा ने पंजाब के अंदर, तीसरी शाखा ने मथुरा के अंदर, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मऊ था। मतलब जो प्रथम शक राजा कौन था? मऊ। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारगाह की खोज में भारत आए थे। शक मूलतः किसके निवासी थे? मध्य एशिया के। और किसकी खोज में भारत आए थे? चारगाह की खोज में। मतलब चारे की खोज के लिए वे भारत आए थे और किसके मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। आगे देखिए दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मतलब क्या है कि 58 ईसा पूर्व एक उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने क्या किया? शकों को हराकर बाहर खदेड़ दिया और खुद ने क्या ले ली? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों की विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। मतलब जो कि ये जो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था, ये किस के उपलक्ष्य में हुआ था? शकों पर विजय। मतलब कि शकों की हार के ऊपर जो ये नया संवत बना था वो कौन सा बना था? विक्रम संवत। और कितने ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व बना था। अब क्यों बना था विक्रम संवत? क्योंकि इस दिन मतलब 58 ईसा पूर्व उज्जैन के स्थानीय शासक राजा ने शकों को हरा दिया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ। इसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब कि जो विक्रम संवत 58 ईस्वी में बना तो उसके बाद जो क्या थी? विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब कि 14 भारतीय इतिहास के अंदर 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा विख्यात विक्रमादित्य कौन थे? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात। मतलब जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात क्या थे? विक्रमादित्य थे। आगे देखिए, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। मतलब कि जो शकों की जो शाखाएं थी उनकी तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व जिसने स्थापित किया था उसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। सबसे लंबे अरसे तक किसने शासन किया? जिस शाखा ने पश्चिमी भारत के अंदर प्रभुत्व स्थापित किया था उसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। मतलब कि जो पश्चिमी भारत में जो प्रभुत्व स्थापित करने वाली जो शाखा थी, गुजरात के अंदर जो समुद्री व्यापार चल रहा था उससे ये काफ़ी लाभ इस शाखा को काफ़ी लाभ हुआ जिसके कारण इसने चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था। मतलब जो शक थे उनका सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदमन प्रथम था जिसका शासन 150 ईसा से 130 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व तक था। जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मतलब क्या है? जो शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदमन। इसने क्या करवाया था? कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और इसका शासन कहाँ था?
गुजरात के बड़े भाग पर कब से कब तक था? 130 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व तक था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। मतलब कि जो रुद्रदमन था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, मतलब संस्कृत भाषा से प्रेम करने वाला जो शासक था उसने ही पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। मतलब कि सबसे पहला जो लंबा बिना किसी गलती के जो संस्कृत भाषा के अंदर जो लंबा अभिलेख जारी किया था वो किसने किया था? रुद्रदमन ने किया था। इसके पहले उसके जो अभिलेख थे, रुद्रदमन के जो अभिलेख थे, वे प्राकृत भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा में रचित थे। आगे देखिए दोस्तों, भारत में शक राजा अपने सपत्र कहते थे। मतलब भारत में जो शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? सत्रप कहते थे। आगे देखिए, पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। मतलब कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद किसका राज हुआ? पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। मतलब जो पार्थियाई लोग थे उनका मूल स्थान कहाँ था? ईरान के अंदर। कुषाण, पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोरखी भी कहलाते थे। मतलब जब पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। मतलब जो यूची नामक एक कबीला था वो 5 कुलों के अंदर बट गया, और जो कुषाण थे उसी कबीले का एक हिस्सा थे। कुषाण वंश का संस्थापक किसे है? कुजुल किडफिसिस था। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल किडफिसिस कुषाण वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, और इसका संस्थापक कौन था? कुजुल किडफिसिस था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। जो क्या था? कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल किडफिसिस ने स्थापना की थी। प्रतापी राजा इनका कनिष्क था। इनकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पहली तो पुरुषपुर या पेशावर थी, द्वितीय कौन सी थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। मतलब कि जो शक संवत है वो कब चला? 78 ईसा पूर्व। और जो विक्रम संवत कब चला था? 58 ईसा पूर्व। शक संवत कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक शक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता था। क्या था? कि कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने पर एक संवत चलाया जिसे क्या कहते थे? शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता। मतलब जो हमारा जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुई थी। जो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी वो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल के अंदर। कनिष्क के शासनकाल के अंदर कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता के अंदर हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। मतलब जो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगति कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई। और इसका जो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। चीनी जनरल पेन चोवा ने कनिष्क को हराया था। मतलब जो चीनी जनरल पेन चोवा था उसने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। मतलब कि स्टार्ट के अंदर प्रारंभ में जो कुषाण शासक थे उन्होंने भारी मुद्रा में सोने के सिक्के जारी कर दिए जिनकी शुद्धता
गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट थी, मतलब जिनकी जो शुद्धता थी वो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से अच्छी थी। कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाण ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के पूरे भारत के अंदर जारी किए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। मतलब जो कनिष्क का राजवेद, मतलब कि जो राजा का जो वेद होता था, वो आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? विद्वान चरक था, जिसे चरक संहिता की रचना की। चरक ने किसकी रचना की थी? चरक संहिता की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। क्या है? कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक था। चरक ने किसकी रचना की है? चरक संहिता की, जो कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या कहलाता है? विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जो महाविभास है उसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। और महाविभास को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज्य कवि अशोक घोष ने बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। मतलब जो कनिष्क का राज्य कवि अशोक घोष था, उसने बुद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। कनिष्क का राज्य कवि कौन था? अशोक घोष। और उसने किसकी रचना की है? बुद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। आगे देखिए, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। मतलब कि वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में क्या थे? वशीभूत थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। उनकी पुस्तक मध्य सूत्र है। मतलब कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन की पुस्तक कौन सी है? मध्य सूत्र नागार्जुन की पुस्तक है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। मतलब कि जो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल किडफिसिस। और कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कौन? कनिष्क। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। कुषाण और कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। आगे देखिए, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। मतलब जो कुषाण राजा होते थे वो क्या कहलाते थे? देवपुत्र, मतलब कि देवता के पुत्र। और ये जो उपाधि थी वो किसके द्वारा ली गई थी? कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मतलब जो गंधार और मथुरा शैली थी उसका जो विकास किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। जो मथुरा जो संग्रहालय है उसके अंदर कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक मात्रा के अंदर है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? कनिष्क के शासनकाल के अंदर गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सर्वाधिक अधिक मात्रा के अंदर है। मतलब मथुरा जो संग्रहालय है उसके अंदर कुषाण के समय की मूर्तियां अधिक मात्रा के अंदर हैं। गंधार कला में तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। जो रेशम मार्ग था चीन से, उस पर जो नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण शासक थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। मतलब जो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे, जिन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध था। कुषाण जो साम्राज्य था उसमें मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। मतलब जो रास्ते थे उन पर सुरक्षा थी। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करा था। मतलब रेशम मार्ग जो किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की जो कला थी उसका जो आविष्कार है, तकनीक, उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। रेशम बनाने की कला का जो सबसे पहले आविष्कार चीन के अंदर हुआ था। मथुरा नाटक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र है। मथुरा जो नाटक है, मथुरा साटक है,
मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण का केंद्र है। आगे देखिए दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। मतलब क्या है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर हुआ था। इसी काल में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक कुषाण शासक और शक शासक। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।